अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेक्सियर-ओयलम थ्योरम, यानी इसको एचओ थ्योरम भी कहते हैं और इसके कुछ फर्दर नेम भी हैं, इससे भी इसको थ्योरम को जाना जाता है। उसमें है इट इज़ आल्सो कॉल्ड फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी, इसको फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी भी कहते हैं और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। यानी ये तीन नाम हैं, इन तीन नामों के ज़रिए भी इस थ्योरी को जाना जाता है। तो ये मोस्टली एग्ज़ाम में इनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं कि जो इसमें भी पूछा जा सकता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है या फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी क्या है। मोस्टली यही पूछा जाता है कि फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करें, तो वो हमारे पास होती है हेक्सियर-ओयलम थ्योरम बेसिकली। तो दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय टू स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, एली हेक्सियर इन 1919 एंड बर्टल ओहलन इन 1933। तो इस थ्योरी को जो है वो दो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें एली हेक्सियर था, उन्होंने 1919 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया। दैन इसको फर्दर एक्सप्लेन जो है वो बर्टल ओहलन ने 1933 के अंदर इसको जो है फर्दर एक्सप्लेन किया। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, हम देखते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेस ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इज डिफरेंस इन फैक्टर abundance or your factor endowment. It means some country may have labor abundant and some country जो है वो कैपिटल abundant। तो इसमें बेसिकली ये कहना चाहता है, जो हमारे पास कंट्रीज़ होती हैं उनके दरमियान जो ट्रेड होती है वो बेस करती है किस पे, फैक्टर अबेंडेंस पे, तो उनके डिफरेंस पे। यानी उसमें हम ये कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं वो कैपिटल अबेंडेंट होती हैं और कुछ जो है वो लेबर अबेंडेंट होती हैं। तो लेबर अबेंडेंट क्या होती है? लेबर अबेंडेंट कंट्री वो है उस कंट्री के अंदर मोस्टली जो है वो आपकी लेबर वर्क कर रही हो, यानी लेबर का जो रेशो है वो ज़्यादा हो और उसमें कैपिटल जो है वो कम यूज़ हो रहा हो। इसी तरीके से कैपिटल अबेंडेंट नेशन वो होती हैं जिसके अंदर जो है मोस्टली कैपिटल यूज़ हो रहा हो और उस कंट्री के अंदर जो है लेबर की रेशो जो है वो कम हो। देन हम देखते हैं जो लेबर अबेंडेंट कंट्रीज़ होती है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होती है जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होती है उसकी प्रोडक्शंस के अंदर। जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्रीज़ होती है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होती है जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होते हैं उसकी प्रोडक्शंस के अंदर। यानी अ लेबर अबेंडेंट कंट्री हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड। यानी जो जिस कंट्री के अंदर लेबर अबेंडेंट होगी उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा किसकी प्रोडक्शंस के अंदर, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होंगी। यानी जो लेबर गुड्स बनाती है, गुड्स बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे लेबर ज़रूरत होती है उसे हम लेबर इंटेंसिव गुड्स कहते हैं। तो जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है वो हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड। तो इसी तरह जो कंट्री कैपिटल अबेंडेंट होगा वो उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने के अंदर जो है वो एडवांटेज हासिल होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये थ्योरी जो है वो कहती क्या है। सो दिस थ्योरी स्टेट दैट, वो कहते हैं अ लेबर रिच कंट्री विल एक्सपोर्ट द रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव गुड and will import the relatively capital intensive good, and capital rich country will export the relatively capital intensive good and import the relatively labor intensive good। तो ये थ्योरी ये कहती है जो कंट्री लेबर रिच है, यानी उस कंट्री के अंदर लेबर रिच काम करती है, तो लेबर के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो लेबर रिच कंट्री जो होगा वो एक्सपोर्ट करेगा वो अपनी लेबर इंटेंसिव गुड्स को, और जो इंपोर्ट करेगा वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को जो है वो इंपोर्ट कर लेगा। इसी तरीके से जो कंट्री कैपिटल अबेंडेंट होगा वो अपनी एक्सपोर्ट करेगा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को और इंपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव गुड्स को। यानी ये बता रहा है कि जो कंट्री लेबर अबेंडेंट होगा वो अपनी जो चीज़ें लेबर की वजह से प्रोड्यूस कर सकता है वो अपनी जो है एक्सपोर्ट कर देगा, उसके बदले में जो कैपिटल की चीज़ें होंगी वो वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। इसी तरीके से जिस कंट्री के अंदर कैपिटल अबेंडेंट होगी वो कंट्री क्या करेगा, अपनी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को वो एक्सपोर्ट कर देगा और दूसरे कंट्री से लेबर इंटेंसिव गुड्स जो होंगी उसको इंपोर्ट कर देगा। देन है हमारे पास इसकी अजम्पशंस। अब अजम्पशंस डिस्कस करते हैं कि ये जो थ्योरी है वो कौन सी अजम्पशंस पे बेस है। तो इसमें फर्स्ट अजम्पशन आती है देयर आर टू कंट्रीज़, यानी दो कंट्रीज़ होनी चाहिए जिसके दरमियान ट्रेड हो रही हो, उसमें कंट्री ए और कंट्री बी को हमने लिया हुआ है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास बोथ कंट्रीज़ विल प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, यानी जो कंट्रीज़ हैं वो ओनली दो गुड्स ही प्रोड्यूस करें, उसमें हमने लिया सच एज गुड एक्स एंड वाई अंडर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो जहाँ पे क्या किया है हमने, जितनी हम इनपुट देंगे उतना ही हमारे पास आउटपुट हासिल होगी, ये होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो हमारे पास क्या है, बोथ कंट्री दो ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगी। देन हमारे पास है थर्ड नंबर पे देयर आर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
यानी इस थ्योरी के अंदर दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए गए हैं, एक लेबर था और दूसरा कैपिटल था। तो फोर्थ नंबर पे बोथ कंट्री विल यूज़ सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे थे अकॉर्डिंग टू थर्ड अजम्पशन, तो फिर दोनों जो लेबर एंड कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों जो है वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि एक जो लेबर अबेंडेंट कंट्री है वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, जो कैपिटल अबेंडेंस है वो जो है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, ये ना हो। जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो दोनों कंट्री सेम ही टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। देन है हमारे पास सिक्स अजप्शन, कमोडिटी एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है और कमोडिटी वाई इज़ कैपिटल इंटेंसिव है इन बोथ कंट्रीज़। यानी जो कंट्री ए है उसके अंदर एक्स कमोडिटी जो होगी वो लेबर इंटेंसिव होगी और वाई कमोडिटी हमारे पास क्या होगी, कैपिटल होगी, दोनों कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी सेवन्थ अजप्शन। तो सेवन्थ अजप्शन हमारे पास है देयर इज़ इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इन बोथ कंट्रीज़। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगी। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो जो कंट्री है वो दोनों गुड्स के अंदर प्रोडक्शंस करेगी, यानी एक्स गुड के अंदर भी और वाई गुड के अंदर भी। हाँ, ये बात और है कि जो हमारे पास जो कंट्री रिच होगी फैक्टर प्रोडक्शंस के अंदर, तो वो उस गुड्स के अंदर जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, दूसरी जो होगी हमारी गुड्स उसकी प्रोडक्शन कम करेगी। जैसे हमने एग्जाम्पल 6 में पढ़ा है, जो हमारे पास लेबर अबेंडेंट कंट्री थी, तो उसमें एक्स गुड्स जो थी वो उसमें मोर एडवांटेज था। तो हम क्या करते हैं, जो रिच कंट्री ऑफ लेबर अबेंडेंट होगी वो अपनी लेबर इंटेंसिव जो एक्स गुड है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी और वाई की कम करेगी। इसी तरीके से जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्रीज़ होगी वो अपनी वाई की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करेगी, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करेगी, और जो एक्स गुड है उसकी जो है वो प्रोडक्शन कम करेगी। ये है हमारे पास इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। देन हमारे पास एट ऑब्जेक्शन है, टेस्ट आर इक्वल इन बोथ कंट्रीज, यानी उसमें जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है दोनों कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि दो ही कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों के जो कंज्यूमर हैं उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है देयर आर परफेक्ट कंपटीशन इन गुड्स एंड फैक्टर, यानी इसके अंदर भी परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। जो मार्केट के अंदर है तो वो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होने चाहिए, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं उनके अंदर जो है वो भी परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। देन हमारे पास टेंथ अजप्शंस है फुल एम्प्लॉयमेंट इन बोथ कंट्रीज़, यानी जो भी कंट्रीज़ हमारे पास हैं ट्रेड कर रहे हैं आपस में, उन दोनों के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। देन हमारे पास देयर इज़ फ्री ट्रेड, तो यहाँ पे भी फ्री ट्रेड की बात की गई है। यहाँ पे फ्री ट्रेड का ये मतलब नहीं है कि दोनों कंट्रीज़ के जो है वो तिजारत जो है वो बिल्कुल फ्री करें। इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनसे जो है वो फ्री होंगे, यानी उन पर फेयरली जो है वो आप विदाउट गवर्नमेंट्स की इंटरवेंशंस के ज़रिए तो आप लोग एक दूसरे से तिजारत कर रहे होंगे, यानी उसमें जो दोनों कंट्रीज़ हैं उसकी जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं उस पर वो इफ़ेक्ट ना कर रही हूँ, तो ये जो रीज़न्स होते हैं अदर रीज़न तो वहाँ पे अप्लाई ना हो रही हूँ। देन है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ बैलेंस, यानी ये भी अजम्पशंस है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होगी जी हमारे पास क्या होनी चाहिए, दोनों कंट्रीज़ के अंदर बैलेंस होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। देन है हमारे पास देयर आर परफेक्टली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल विद इन कंट्री बट इमोबाइल इंटरनेशनली, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस काम कर रहे हैं आपकी कंट्रीज़ के अंदर लेबर और कैपिटल, तो वो आप लोग कंट्री के अंदर उनको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक फार्म से दूसरी फार्म में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये थी हमारे पास अजम्पशंस। अब जो हमने ये थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, तो इसकी बेस पे हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें ये चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। ये है हमारे पास हेक्सियर-ओलियन थ्योरी का डायग्राम, जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड को शो किया और वाई गुड पे हमने वाई गुड को शो किया हुआ है। जो हमारे पास अजम्पशन जो थी हमारे पास उसमें कहा कि जो एक्स गुड है वो हमारे पास लेबर इंटेंसिव गुड है, और जो हमारे पास वाई गुड है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पी और एफ़ तक हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रा किया। ये पी से एफ़ तक कंट्री ए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और ये पी डैश और एफ़ डैश तक जो है ये कंट्री बी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, वो ये होता है कि किसी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो कंट्री कितनी प्रोडक्शन कर सकती है। तो अगर हम लोग कंट्री ए का देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पीपीसी कर्व है, यानी इसमें ये देखने को मिला है कि हमारे पास जो कंट्री ए है वो इतनी प्रोडक्शन अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इतनी प्रोडक्शन एक्स गुड की कर रही है, और इतनी जो प्रोडक्शन है वो किसकी वाई गुड की कर रही है। और हमने पढ़ा जो कंट्री ए है जो हमें लेबर इंटेंसिव शो कर रही है कि जो कंट्री ए है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, और जो कंट्री बी है वो हमारे पास कैपिटल
इंटेंसिव कंट्री है। तो हमने ये देखा कि जो पीपीसी कर्व है वो शो कर रहा है कंट्री ए के अंदर जो एक्स गुड है वो चीपली प्रोड्यूस हो रही है और वाई गुड जो है वो हमारे पास महंगी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसी वजह से जो हमारे एक्स गुड की प्रोडक्शन है वो इतनी है और वाई गुड की इतनी है। इसी तरीके से अगर हम लोग कंट्री बी को देखें तो कंट्री बी का जो पीपीसी कर्व है वो पी डैश टू एफ डैश है। इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो वाई गुड है कंट्री बी के अंदर वो जो है वो चीपली प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी है और एक्स गुड की जो प्रोडक्शन है वो इतनी है। इसका मतलब कि कंट्री बी के अंदर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव जो थी वो वाई गुड बनाने में माहिर है और एक्स गुड वो उस कंट्री के अंदर जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है बहुत कम ही हो रही है यानी वाई की निस्बत, क्योंकि वाई के अंदर इतना लेवल प्रोडक्शन हो रहा है और एक्स गुड्स के अंदर जस्ट इतना प्रोडक्शन हो रही है। तो हम देखते हैं कि सपोज दैट पॉइंट ए जो है ये कंट्री ए जो है वो बिफोर ट्रेड इस लेवल पे है ए लेवल पे और कंट्री बी जो है वो ए डैश लेवल पे है। ये वो लेवल है कि इस लेवल पे अंदर जो कंट्री के अंदर जो है वो कंज्यूम भी हो रही हैं और प्रोड्यूस भी हो रही हैं। यानी उसमें क्या है इस लेवल से मैं यहाँ तक आऊँ, इस लेवल से यहाँ से लेकर इस लेवल तक ये वाला हिस्सा ये वहाँ पे एक्स गुड प्रोड्यूस हो रही हैं और कंज्यूम हो रही हैं। इसी तरीके से कंट्री ए के अंदर इस लेवल से मैं इस लेवल तक आऊँ तो ये जो है वाई गुड्स की कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस भी हो रही है और कंज्यूम भी हो रही है। इसी तरीके से मैं ए डैश पॉइंट पे आऊँ तो ये ए डैश जो है बिफोर पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री बी का। तो इसमें मैं देखूं तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट तक यानी ये एरिया जो है वो वाई गुड की जो है वो प्रोडक्शन भी कर रही है और कंज्यूम भी कर रही है। इसी तरीके से यहाँ से इस पॉइंट तक ये जो है एक्स गुड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और कंज्यूम हो रही है। तो ये थी दोनों कंट्रीज़ जो है वो इतनी इतनी गुड्स एक्स गुड प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही थी, इतनी वाई की प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही थी। अब आते हैं कि ये था बिफोर ट्रेड। अगर हम देखते हैं कि अगर उन दो कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाती है तो हम इसमें देखते हैं बिफोर इक्विलिब्रियम जो था बिफोर ट्रेड वो ए पॉइंट पे थी। अब हम देखते हैं कंट्री ए स्पेशलाइजेशन करने जा रही है तो कंट्री ए किसके प्रोड्यूस करने में माहिर है वो एक्स गुड है। तो इसलिए जो है वो एक्स गुड ज़्यादा कम प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए हम लोग शिफ्ट होंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जब कंट्री ए एक्स गुड की होगी तो हम एक्स गुड की तरफ मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन थी अजप्शंस के मुताबिक, उसका मतलब ये था कि आप कंप्लीट एक्स गुड प्रोड्यूस नहीं करते उस बल्कि कुछ हिस्सा आप वाई का भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम देखें कि ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पर मूव होंगे स्पेशलाइजेशन की तरफ से तो ये हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बिफोर ट्रेड हम लोग स्पेशलाइजेशन से पहले इस पॉइंट पे थे, एक्स गुड की प्रोड्यूस कर रहे थे इतने। जब हम स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे यानी बी से नीचे हम आएंगे तो इस पॉइंट पे। तो हमारे जो स्पेशलाइजेशन करने से जो है हमारी क्या बनी जो एक्स गुड की प्रोडक्शन थी वो इतनी इंक्रीज होगी। जैसे हमने स्पेशलाइजेशन की, हम जब बिफोर थे तो हम इस पॉइंट पे थे, जब हमने स्पेशलाइजेशन की तो उसके बाद क्या देखा हमने कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारी जो वाई गुड की प्रोडक्शन थी वो कम हुई और एक्स गुड की इंक्रीज हो गई। यानी यही थी कि हमने जो यहाँ पे लेबर इस्तेमाल कर रहे थे हमने वो उठाकर यहाँ ये इस्तेमाल कर लगा दिया और उससे आउटपुट इंक्रीज होगी क्योंकि हमने स्पेशलाइजेशन की एक्स गुड के अंदर। इसी तरीके से अब हम कंट्री बी का देखें तो पहले कंट्री बी जो था वो ए डैश पॉइंट पे था, उसमें उसने इतनी जो है वाई गुड प्रोड्यूस कर रहा था और इतनी जो है यानी इस लेवल से नीचे हैं तो हम लोग यहाँ इस लेवल तक एक्स गुड प्रोड्यूस कर रहा था। जैसे जैसे उसने वाई गुड की तरफ स्पेशलाइजेशन हासिल की तो पॉइंट ए डैश से बी डैश पर चला गया। जब उस बी डैश पर पहुँचा तो ये पॉइंट था यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। तो ये इंक्रीजिंग था कि इतने यूनिट जो है उसने इंक्रीज़ किए स्पेशलाइजेशन की वजह से वाई गुड में। अगर हम एक्स गुड की बात करें तो वो जब ए डैश पर था अटारकी लेवल पे तो ये प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे ही वो पॉइंट बी पे गया तो उसकी जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड थी वो डिक्रीज गुड है। तो इसलिए जो है वो एक्स गुड ज़्यादा कम प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए हम लोग शिफ्ट होंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जब कंट्री ए एक्स गुड की होगी तो हम एक्स गुड की तरफ मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन थी अजप्शंस के मुताबिक, उसका मतलब ये था कि आप कंप्लीट एक्स गुड प्रोड्यूस नहीं करते उस बल्कि कुछ हिस्सा आप वाई का भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम देखें कि ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पर मूव होंगे स्पेशलाइजेशन की तरफ से तो ये हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बिफोर ट्रेड हम लोग स्पेशलाइजेशन से पहले इस पॉइंट पे थे,
एक्स गुड की प्रोड्यूस कर रहे थे इतने। जब हम स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी बी से नीचे हम आएंगे तो इस पॉइंट पे। तो हमारी जो स्पेशलाइजेशन करने से जो है हमारी क्या बड़ी जो एक्स गुड की प्रोडक्शन थी वो इतनी इंक्रीज होगी। जैसे हमने स्पेशलाइजेशन की, हम जब बिफोर थे तो हम इस पॉइंट पे थे, जब हमने स्पेशलाइजेशन की तो उसके बाद क्या देखा हमने कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारी जो वाई गुड की प्रोडक्शन थी वो कम हुई और एक्स गुड की इंक्रीज हो गई। यानी यही थी कि हमने जो यहाँ पे लेबर इस्तेमाल कर रहे थे हमने वो उठाकर यहाँ ये इस्तेमाल कर लगा दिया और उससे आउटपुट इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने स्पेशलाइजेशन की एक्स गुड के अंदर। इसी तरीके से अब हम कंट्री बी का देखें तो पहले कंट्री बी जो था वो ए डैश पॉइंट पे था, उसमें उसने इतनी जो है वाई गुड प्रोड्यूस कर रहा था और इतनी जो है यानी इस लेवल से नीचे हैं तो हम लोग यहाँ इस लेवल तक एक्स गुड प्रोड्यूस कर रहा था। जैसे जैसे उसने वाई गुड की तरफ स्पेशलाइजेशन हासिल की तो पॉइंट ए डैश से बी डैश पर चला गया। जब उस बी डैश पर पहुंचा तो ये पॉइंट था, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो ये इंक्रीजिंग था कि इतने यूनिट जो है उसने इंक्रीज किए स्पेशलाइजेशन की वजह से वाई गुड में। अगर हम एक्स गुड की बात करें तो वो जब ए डैश पर था अटारकी लेवल पे तो ये प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे ही वो पॉइंट बी पे गया तो उसकी जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड थी वो डिक्रीज होगी। इसी वजह से जब स्पेशलाइजेशन हो गई तो वो हमारे पास क्या हुआ कि वाई गुड्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी कंट्री बी के अंदर और एक्स गुड कम प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये जब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए डैश और ए वाला पॉइंट था, ये बिफोर स्पेशलाइजेशन था, इस पे हम इंडिफरेंस कर्व I1 ड्रा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस कंट्री के अंदर जो इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अजम्पशंस के मुताबिक टेस्ट जो है वो सेम है और बैलेंस ग्रोथ की अजम्पशंस भी आई है, तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो बोथ कंट्रीज़ का सेम है। ठीक, इस वजह से हमने अलग-अलग इंडिफरेंस करना भी बनाया, क्योंकि एक तो बैलेंस ट्रेड है अजम्पशंस के मुताबिक और दूसरा जो है वो टेस्ट दोनों कंट्रीज़ के अंदर सेम है। जब हम स्पेशलाइजेशन पे गए इस बी और बी डैश पे तो हमने बैलेंस ट्रेड अजम्पशंस के मुताबिक हमने जो है उसकी रिलेटिव प्राइस जो है वो भी सेम है। तो जब हमने टर्म ऑफ ट्रेड लाइन्स जो ड्रा की बी और यानी कंट्री ए और कंट्री बी के आफ्टर स्पेशलाइजेशन से, तो हम ये हमें ड्रा करती है कि जो आपकी बैलेंस ट्रेड है और पी जो है यानी कंट्री की जो प्राइस है वो 1 है दोनों कंट्री के अंदर, कंट्री ए के अंदर भी और कंट्री बी के अंदर भी। तो हमने बैलेंस ट्रेड देखी, तो इस पॉइंट से जब हम लोग नए इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे, जब इस ट्रेड पे हमने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा था कि हमारा इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को टेंजेंट करता है। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 2 जो है वो टर्म ऑफ ट्रेड जो प्राइस लाइन है उसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे क्या है, कंट्री ए और कंट्री बी का इक्विलिब्रियम जो है वो बराबर है। तो ये इस पॉइंट पे जब हम पहुँच जाते हैं इंडिफरेंस कर्व सेकंड पे, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो E2 है। तो ये हो गया हमारे पास स्पेशलाइजेशन। तो हुआ क्या बिफोर ट्रेड के अंदर, हम लोग आज अभी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसने किस तरीके से कंट्री ने गेन किया या किस तरीके से उसने एक कंट्री ने एक गुड्स के अंदर कितनी एक्सपोर्ट की और कितनी इंपोर्ट की इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। तो बिफोर ट्रेड हम कहते हैं कि एट पॉइंट ए कंट्री ए जो है कंज्यूम एंड प्रोड्यूस कर रही थी इतना गुड्स, यानी ए पॉइंट पर कंट्री ए जो है वो एस गुड इतना प्रोड्यूस कर रही और कंज्यूम कर रही थी और वाई गुड इतना प्रोड्यूस कर रही थी। और एट पॉइंट ए डैश कंट्री बी कंज्यूम एंड प्रोड्यूस कर रही थी ए डैश पे, ये कंट्री बी का है बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो इतने यूनिट जो है वो किसके इस्तेमाल कर रही थी, वाई गुड के प्रोड्यूस कर रही थी और कंज्यूम कर रही थी और एक्स गुड के इतने कर रही थी। जैसे हमारे पास आफ्टर स्पेशलाइजेशन या ट्रेड हुई तो उसमें हमने देखा जो कंट्री ए है वो ए से पॉइंट बी पर मूव किया, जैसे ही उसने बी पर मूव किया तो उसकी एक्स गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई और जो वाई गुड की प्रोडक्शन हुई थी वो डिक्रीज हो गई। इसी तरीके से जब हम लोग कंट्री बी की देखते हैं तो जब उसने ए डैश से बी डैश पर मूव किया तो उसके अंदर वाई गुड्स की प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीजिंग आ गई और उसकी एक्स गुड के अंदर डिक्रीजिंग आ गई। तो ये था हमारे पास जब उसने स्पेशलाइजेशन की अपनी गुड्स के अंदर। तो फिर हुआ क्या, कंट्री ए ने जो एक्सपोर्ट किए 20 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड इंपोर्ट किए सी यूनिट ऑफ वाई गुड, यानी अब ट्रेड शुरू हो गई है। तो कंट्री ए जो है वो क्या करेगा, इतनी इंपोर्ट हासिल करने क्योंकि बैलेंस ट्रेड है, तो वो कंट्री ए जो है वो 20 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट करेगा एक्स गुड के, किसके बदले में सी और ई यूनिट, यानी वाई कंट्री जो वाई गुड्स हैं वो इतने यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो यानी बी से सी यूनिट जो है वो इतने यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट करेगा और इतने यूनिट सी से ई तक जो है वो इम्पोर्ट कर लेगा। इसी तरीके से जो कंट्री बी है वो स्पेशलाइजेशन थी किसके अंदर, कंट्री वाई गुड्स के अंदर। तो उसमें क्या है कि बी से
सी डैश तक, बी डैश और सी डैश यानी ये वाला पॉइंट इससे लेकर इस तक, ये जो कंट्री है वो वाई गुड की एक्सपोर्ट करेगी, और सी डैश से ई डैश तक का जो लेवल है वो कंट्री जो बी है वो इंपोर्ट कर देगी, करेगी किसकी, एक्स गुड की। तो ये था हमारे पास एक डायग्राम जिसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से कितने यूनिट ट्रेड के बाद वो कितने यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट करेगी या कितने इंपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे एक बैलेंस ट्रेड का एग्जम्पशंस के मुताबिक यहाँ पे बैलेंस ट्रेड थी, तो इसमें भी यही दिखाया गया कि हमारे पास ये इतने बैलेंस से हमारे पास इतने एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इतने इंपोर्ट किए जा रहे हैं कंट्री ए के अंदर। इसी तरीके से कंट्री बी के अंदर इतने यूनिट जो हैं वो आपकी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इतने यूनिट इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिंपल और इजी डायग्राम था हेक्सचर-ओलेम थ्योरम का। तो इस डायग्राम के अंदर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप हमें स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से इससे इजी एक्सप्लेनेशन और भी करके दी जा सकती है आपको। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फर्दर जो किसी और वीडियो का नोटिफिकेशन है तो आपको ईजिली मिल सके।